Discussed about that what are the various benefits of rationalization, what is the difference between rationalization and scientific management. We completed this topic. Today we are going to understand that what are the various objection for rationalization, यानी rationalization के लिए क्या क्या objection है, क्या क्या disadvantages है. ठीक है, तो सबसे पहला अगर हम पॉइंट देखें तो इसका जो क्रिटिसिज्म है रेशनलाइजेशन का, ये एम्प्लॉयर के द्वारा भी दिया गया है, वर्कर्स के द्वारा भी दिया है, और एक जनरल क्रिटिसिज्म भी है. जैसे आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट में जस्टिफिकेशन था कि वर्कर्स ने जो बोला कि ओवरबर्डन वो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, तो लाइक एक नॉर्मल जस्टिफिकेशन था. तो वो सारे आज हम कंप्लीट करेंगे. ओके, क्रिटिसिज्म जो है दैट इज गिवन बाय द एम्प्लॉयर. तो फर्स्ट पॉइंट रेशनलाइजेशन का है, चूंकि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट था वो हम किसी इंडस्ट्री या यूनिट पे लगाते थे, यूज करते थे, यूटिलाइज करते थे, राइट. बट द रेशनलाइजेशन इज द हेवी एक्सपेंडिचर, हेवी कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज वी आर ऑलवेज डूइंग द इनोवेटिव थिंग्स इन व्हाट, इन द इंडस्ट्री, and for that we have to adopt the modernization concept. तो नए नए हमेशा मशीन वगैरह को लाना, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होना, पूरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को चेंज करना. तो एम्प्लॉयर का पहला क्रिटिसिज्म यही है रेशनलाइजेशन के लिए, हेवी कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं? जो फिक्स्ड एसेट को खरीदने में लगते हैं, जैसे मशीनरी, प्लांट्स, बिल्डिंग, है ना, इसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर. चलिए, तो इसको पहला पॉइंट जो है क्रिटिसिज्म बाय एम्प्लॉयर्स, क्रिटिसिज्म बाय एम्प्लॉयर्स का फर्स्ट जो पॉइंट है दैट इज हेवी कैपिटल एक्सपेंडिचर, हेवी कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है, हाँ, एक्सपेंसेस, हेवी कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि बेसिकली यहाँ पर जो स्कीम्स है रेशनलाइजेशन में, मैकेनाइजेशन का, स्पेशलाइजेशन का, मॉडर्नाइजेशन का, ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी इन सारे चीज़ों को करने में. ठीक है, उसके अलावा अगर भी एडिक्वेट रिटर्न नहीं आया तो लॉस भी है. मतलब अगर आपने जो चीज़ के लिए मॉडर्नाइजेशन लेकर आए हो, अगर आपका उतना रिटर्न नहीं आएगा तो आपका बेसिकली इसमें क्या है, लॉस भी है. So basically we can say कि during the periods of depression or slackness, sometimes business activities are not able to provide us मतलब adequate return from these concepts. ठीक है, तो ये भी possibility यहाँ पर है. इसीलिए irregularity of return on investment हमेशा रहता है, लेकिन हमें फिर भी expenditure यानी खर्च बहुत ज़्यादा पैसा करना पड़ता है. तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया. फर्स्ट पॉइंट ऑन ऑब्जेक्शन जो है क्लियर हो गया, क्रिटिसिज्म क्लियर हो गया, पहला पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट सबको समझ आया? पहला पॉइंट ह्यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ह्यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर सबको क्लियर हो गया. ओके, नेक्स्ट पॉइंट शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस, शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस, शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस, शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस. लिखो, लिख क्यों नहीं रहे हो? लिखो, शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस. मतलब क्या है कि रेशनलाइजेशन जो है एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, राइट. अब ऐसे एक्सपेंसिव प्रोसीजर के लिए आपको क्या चाहिए? फाइनेंस चाहिए. जो भी आपके नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका कहना ये है कि हम न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं तो हम एक साथ इतना इन्वेस्टमेंट कैसे करें, है ना, पॉसिबिलिटी भी नहीं है, उतना पैसा भी नहीं होता है स्टार्टिंग में. तो कहीं ना कहीं जो उनके पास हमेशा स्कैरसिटी यानी कमी रहती है फंड की, बिकॉज वो नए नए मार्केट में एंटर हुए हैं. तो कह सकते हैं कि फंड का शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस कैन बी पॉसिबल बिकॉज द न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैव नॉट इनफ फंड और अमाउंट टू इन्वेस्ट इन रेशनलाइजेशन. ठीक है, लेकिन अगर वो रेशनलाइजेशन अडॉप्ट भी नहीं करेंगे तो वो बाकी इंडस्ट्रीज़ के कंपैरिजन में कम्पीट नहीं कर पाएंगे. तो रेशनलाइजेशन इतना एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, लेकिन यहाँ पर रेशनलाइजेशन को यूज़ करने के लिए जो फंड की ज़रूरत है वही नहीं है बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स के पास, बहुत सारे नए इंडस्ट्रीज़ के पास. ठीक है, सो शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस में यहाँ कहने का मतलब है समटाइम वेरियस एंटरप्रेन्योर्स आर्ग्यू. एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? जो अपना बिजनेस खुद स्टार्ट करते हैं, रिस्क टेकर होते हैं. ठीक है, दैट ऑन अकाउंट ऑफ पॉसिटी और स्कैरसिटी ऑफ फंड they cannot able to apply the rationalization in their industry.
ठीक है। सो द फर्दर आर्ग्यू दैट इज द कॉस्टली, बहुत महंगा पड़ता है उनके लिए रेज करना फाइनेंस, बिकॉज दे हैव टू टेक इट फ्रॉम द बैंक, ठीक है। सो फर्स्ट सेकेंड पॉइंट ये हो गया, ये आपका सारे एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय के टर्म में ये सारे हैं, ठीक है, एम्प्लॉयर्स के टर्म में। नेक्स्ट वन इज फियर फ्रॉम वर्कर, द थर्ड पॉइंट इज फियर फ्रॉम वर्कर्स, फियर फ्रॉम वर्कर्स, ठीक है। तो यहाँ पर रेशनलाइजेशन में कहा जाता है ना कि आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल रीच करेंगे, बहुत ज़्यादा बल्क में प्रोडक्शन करेंगे, ट्रेड करेंगे, इंटरनेशनल मार्केट तक पहुँच जाएंगे, ऐसा तो कहते हैं। लेकिन इतना ये सारी चीज़ों के लिए एक पॉइंट और भी तो आता है ना कि वर्कर्स को एक्स्ट्रा वेज देना पड़ेगा, जितना कमाओगे उतना प्रोपोर्शन में तो वेज दोगे ना कम से कम आप वर्कर्स को। तो वर्कर्स आर बाउंड टू डिमांड हायर वेजेस ऑन अकाउंट ऑफ हाई प्रॉफिट अर्नड बाय द एम्प्लॉयर, यानी एम्प्लॉयर अगर ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा तो डेफिनेटली वेजेस का भी जो एक्सपेक्टेशन होगा वर्कर्स का क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ठीक है। सो ये कहीं ना कहीं हमेशा ये एम्प्लॉयर के दिमाग में एक डर रहेगा कि कहीं जो वर्कर्स ने अगर उनको सैलरी और वेजेस हमने हाई नहीं किया तो ऐसा ना हो कि वो काम को क्या कर दे, बंद कर दे, ठीक है, या फिर प्रोटेस्ट करने के लिए वो आ जाए, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर इस तरीके का सिचुएशन आएगा वहाँ पर कन्फ्लिक्ट रेज होगा और ये ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करेगा। सो रेशनलाइजेशन अप्लाई करने के बाद जो पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस है कहीं वो निगेटिव कंसिक्वेंसेस में कन्वर्ट ना हो जाए, ये भी कहीं ना कहीं वन ऑफ द क्रिटिक्स और वन ऑफ द फियर है किसके लिए, एम्प्लॉयर के लिए। क्लियर हो गई थर्ड पॉइंट सबको समझ आया। फियर फ्रॉम वर्कर्स बिकॉज द एक्सपेक्टेशन ऑफ वर्कर्स इन द केस ऑफ रेशनलाइजेशन फॉर वेजेस इज हाई, वेजेस के लिए क्या है, हाई है। क्लियर हो गई बात, पॉइंट सबको समझ आया एवरीवन। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट फियर फ्रॉम वर्कर्स या फियर फ्रॉम वर्कर्स, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट इज फियर ऑफ नेशनलाइजेशन, फियर ऑफ नेशनलाइजेशन, ये एक नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है जो एम्प्लॉयर के द्वारा लाया गया है कि दे आर रिलक्टेंट टू अडॉप्ट द स्कीम ऑफ रेशनलाइजेशन on account of fear of nationalization or taking over industry by the government, यानी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक डर है, किसके दिमाग में डर है, इंडस्ट्रीज के दिमाग में, कि अगर हम रेशनलाइजेशन अडॉप्ट कर लेते हैं और हम मेजर पार्टिसिपेंट बन जाते हैं जीडीपी कंट्रीब्यूशन में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे इंडस्ट्री को नेशनलाइज कन्वर्ट कर दिया जाए, यानी कि उसको बदल करके गवर्नमेंट सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं फियर ऑफ नेशनलाइजेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द बेसिकली क्रिटिसिज्म गिवन बाय द एम्प्लॉयर फॉर रेशनलाइजेशन। ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी इज देयर कि लाइक इफ यू बिकम द मेजर पार्टिसिपेंट इन द कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, तो इन दैट केस जब आप इकोनॉमी हैंडल करना शुरू, चलिए तो ये सारा है। और एक और चीज़ है फियर ऑफ इंक्रीज टैक्स, फियर ऑफ इंक्रीज टैक्स, fear of increased tax, okay, fear of increased taxes, fear of increased taxes, क्योंकि रेशनलाइजेशन जैसे ही आपकी इंडस्ट्री में लगेगा वैसे ही बेनिफिट इतना बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा, आपको बेनिफिट्स ज़्यादा मिलेगा, प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, तो सरकार भी तो उसमें कंट्रीब्यूशन चाहिएगी ना। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर कोई केबीसी में भी, कौन बनेगा करोड़पति में भी 5 करोड़ जीतता है तो उसको भी टैक्स भरना पड़ता है, क्योंकि कहा जाता है कि आपने जो भी कमाया आपको कुछ कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को देना है, और गवर्नमेंट के पास ट्रेजर कहाँ से आएगा, कहाँ से उनके पास पैसे आएंगे, बिकॉज ऑफ टैक्स। सो इन शॉर्ट दे आर सेइंग कि एम्प्लॉयर का कहना है कि जैसे हम रेशनलाइजेशन अडॉप्ट करते हैं हमारा बेनिफिट बढ़ता है, हमारे एम्प्लॉय बढ़ेंगे, एक्सपेंशन होगा, तो ऐसा ना हो कि कहीं गवर्नमेंट जो है हमारे टैक्स को इन्हांस कर दे, इंक्रीज कर दे, ठीक है। चंक ऑफ देयर अर्निंग, चंक मतलब अच्छा खासा हिस्सा जो उनके अर्निंग का होगा, मे बी टेकन अवे बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज टैक्स, ठीक है। तो ऐसे करने से क्या होगा कि एम्प्लॉयर के पास बहुत ही कम इंक्रीज्ड अर्निंग या प्रॉफिट बचेगा। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेसिकली क्या बोल सकते हैं, क्या हो सकता है ये क्रिटिसिज्म गिवन बाय एम्प्लॉयर फॉर रेशनलाइजेशन।
ठीक है, तो ये 5-6 पॉइंट जो भी था समझ में आया। एक और पॉइंट है, आगे लिखिए, फियर ऑफ ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब समझते हो क्या होता है? जो खत्म हो गया, जो खत्म हो गया, जो या जो फिर पुराना हो गया, जो आउटडेटेड हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि क्योंकि कांस्टेंट रिसर्च और एक्सपेरिमेंट चल रहा है हमेशा इंडिया में, इंडिया से बाहर भी नए नए मशीनरीज आ रहे हैं, मॉडर्न मशीनरीज आ रहे हैं, नए इनोवेशन हो रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसे केस में हो सकता है कि आपने आज एक नई मशीनरी को खरीदा और 1 साल के बाद, क्या 1 साल के अंदर अंदर ही वो ऑब्सोलीट हो जाए, पुराना हो जाए। तो ऐसे केस में आपने बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया और ऑब्सोलीट प्रोडक्ट का डेप्रिशिएशन भी बहुत एक्सट्रीम हाई होता है। समझ रहे हो? जो आउटडेटेड प्रोडक्ट होता है, जैसे आज भी कोई मोबाइल खरीदोगे जो आउटडेटेड हो जाएगा तो उसका भी प्राइस, स्क्रैप वैल्यू बहुत कम बचता है, पता है ना। तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर वो मशीन ऑब्सोलीट हो गया तो ऐसे सिचुएशन में भी क्या हो सकता है? लॉस हो सकता है। रेशनलाइजेशन तो सिर्फ मॉडर्नाइजेशन की बात करता है। ठीक है, सो कांस्टेंट रिसर्च, एक्सपेरिमेंटेशन रिजल्टिंग इन न्यू इनोवेशन, इम्प्रूवमेंट्स इन द मशीनरी, एग्जिस्टिंग मशीनरी। सो इट माइट बी पॉसिबल कि जो आपके पास नए मशीनरी अगर आपने खरीदा भी हो, रिसेंटली भी खरीदा हो, तो वो बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो जाए और जो इन्वेस्टमेंट आपने मशीनरी का किया उसका रिटर्न भी आपको ना मिले। ठीक है, तो दैट कैन बी द बेसिकली रीज़न और क्रिटिसिज्म बाय द एम्प्लॉयर। ये जो 6 पॉइंट्स मैंने बताया, क्रिटिसिज्म बाय एम्प्लॉयर, किसी को भी कोई डाउट है? ऑनलाइन क्लास एंड ऑफलाइन क्लास, एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, क्रिटिसिज्म बाय वर्कर्स। वर्कर्स के द्वारा क्या क्रिटिसिज्म दिया गया है? क्रिटिसिज्म बाय वर्कर्स। ये जो 6 पॉइंट मैंने करवाया, किसी को कोई डाउट है इसमें? हेवी कैपिटल एक्सपेंडिचर, शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस, fear from workers, fear of nationalization, fear of increased taxes और obsolete, fear of obsolete machinery और obsolescence। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, criticism by worker, creation of unemployment, creation of unemployment, मैकेनाइजेशन, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब क्या है कि पहले मशीनरी जो था वो भी हैंडहेल्ड मशीनरी होता था, उसको हाथ से ऑपरेट किया जाता था, चलाया जाता था। आजकल इतना ऑटोमेटिक हो गया है कि विथ ओनली वन स्विच वी आर एबल टू ऑपरेट द मशीन। सो बिकॉज ऑफ द ऑटोमेशन एंड मैकेनाइजेशन, जो इंटीग्रल कंपोनेंट है आपके रेशनलाइजेशन का, वो जनरली लीड करता है क्या? अनएम्प्लॉयमेंट, यानी काफ़ी लोगों की जॉब जो है वो क्या हो रही है? जा रही है। When manual labor is replaced, manual labor का मतलब क्या होता है? जो लोगों के द्वारा काम किया जाता है। When manual labor is replaced by machine, retrenchment bound to take place। और ऐसे सिचुएशन में आपका जो भी वर्कर्स हैं उनको क्या कर दिया जाएगा? बाहर कर दिया जाएगा, या तो फिर नए नए जो पोजीशंस हैं वो बेसिकली रेज ही नहीं किए जाएंगे। सो रेशनलाइजेशन में वर्कलोड जो है आइदर इंक्रीज होता है, लेकिन इंक्रीज होने का रीज़न ये नहीं है क्योंकि वर्क वहाँ पर लेबर वर्कफोर्स वो ज़्यादा नहीं, मशीनरीज भी बढ़ेंगी तो वर्क भी बढ़ेगा, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मशीनरी के द्वारा किए जा सकते हैं, उसके लिए लेबर की तो ज़रूरत नहीं होगी, है ना। सो ऐसे सिचुएशन में आपका क्या हो जाएगा? ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने की चांसेस है। क्लियर हो गई बात? न्यू यूनिट्स, और अगर आपके कई बार ये भी होता है कि वो बाहर नहीं निकालते हैं, जॉब से बाहर लोगों को नहीं निकालते हैं, लेकिन नए यूनिट्स में उनको लगा देते हैं, यानी कि उनके जॉब को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, बाय द न्यू जॉब। तो दैट कैन बी पॉसिबल, बट द न्यू ऑप्शंस एंड द न्यू अपॉर्चुनिटी इज नॉट रेजिंग। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब समझते हो ना क्या होता है? बेरोजगारी। लेकिन बेरोजगारी किस में आएगा? आप लोग जैसे बच्चे हो, आप लोग बेरोजगार नहीं हो। बेरोजगार वो होते हैं जिनके पास अच्छी खासी डिग्री होती है, जिनके पास एजुकेशन होता है और विलिंगनेस होता है कि उनको जॉब चाहिए, यानी वो जॉब ढूंढते रहते हैं और तब उनको जॉब नहीं मिलती है, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज्ड वर्कलोड। इंक्रीज्ड वर्कलोड, इंक्रीज्ड वर्कलोड। अब रेशनलाइजेशन जो है इसमें हम मैक्सिमम आउटपुट, लाइक साइंटिफिक मैनेजमेंट, यहाँ पर भी आपके मैक्सिमम आउटपुट होता है, ठीक है।
So rationalization has been described as a means of deriving maximum output from the workers. ठीक है, it causes excessive stress. Stress का मतलब क्या होता है? टेंशन, तनाव, stress and strain, and it leads to the fatigue and monotony या मोनोटोनी. इनका मतलब ये होता है कि कई बार वो इतना ज़्यादा थक जाते हैं काम करते करते कि दे आर नॉट एबल टू वर्क प्रॉपरली इन द नेक्स्ट स्लॉट. क्लियर हो गई बात? जो एक्सेसिव स्ट्रेन होता है वो मिनिमाइज कर देता है किसको? वो आपके वर्कर के पोटेंशियल को, और इसकी वजह से क्या होता है कि कई बार आपके दे आर नॉट एबल टू वर्क विद 100% पोटेंशियल. यूटिलिटी उनकी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है. इसीलिए मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी की तो बात हो ही चुकी है साइंटिफिक मैनेजमेंट में. तो हम कोशिश करेंगे कि बेसिकली फैटिग और मोनोटोनी जो है ये कम से कम हो और बेसिकली हम बेटर इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर पाए. लेकिन ऐसा कई बार नहीं हो पाता है. ठीक है, तो कहीं ना कहीं वर्कलोड बढ़ना यानी कि उनके फिजिकल मेंटल हेल्थ पे बहुत ही एडवर्सली इफेक्ट डालना. क्लियर हो गई बात? यहाँ तक सबको समझ आया? नेक्स्ट पॉइंट, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स. एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स. एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स. वर्कर्स का मतलब क्या है कि कई बार रेशनलाइजेशन को एक्सप्लॉयटेशन का मतलब शोषण, यानी वर्कर के साथ शोषण हो रहा है, यानी कि उनको जितना काम करे उस हिसाब से उनको पैसा नहीं देना, उनको तंग करना, परेशान करना, बेसिक एमिनिटीज नहीं देना, सारा एक्सप्लॉयटेशन होता है. ठीक है, तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स में आपका जो प्रॉफिट तो इंक्रीज हो रहा है आपका मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ रेशनलाइजेशन. लेकिन स्टिल वर्कर्स को उतना लग नहीं रहा है कि उनको प्रॉफिट इक्विटेबली बांटा जा रहा है, यानी उनको प्रॉफिट दिया जा रहा है. ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि एम्प्लॉयर्स जो हैं उनको बहुत कम मिल रहा है प्रॉफिट, तो उनके साथ क्या हो रहा है? एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन. ठीक है, सो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स कैन बी पॉसिबल अंडर द रेशनलाइजेशन. दिस इज द क्रिटिक्स गिवन बाय द वर्कर्स. क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट पॉइंट इज अटैच लेसर इम्पोर्टेंस. अटैच लेसर इम्पोर्टेंस. अटैच लेसर इम्पोर्टेंस. क्योंकि रेशनलाइजेशन में ज़्यादा बेनिफिट या ज़्यादा तवज्जो या ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दिया गया? मशीनरीज को. तो कहीं ना कहीं वर्कर्स को लेस इम्पोर्टेंस वाली फीलिंग आ रही है, यानी कि कहीं ना कहीं वो क्या है? स्ट्रेस में है कि दे आर नॉट गेटिंग एज सच अटेंशन एंड इम्पोर्टेंस इन द इंडस्ट्री. ठीक है, क्योंकि मशीनरीज की इम्पोर्टेंस बढ़ गई है और वर्कर्स का रिकॉग्निशन, पहचान कंपैरेटिवली क्या हो गया है? कम हो गया है. सो दे आर डाउनग्रेडेड एंड समटाइम दे आर बेसिकली इन्फीरियर. दे आर फीलिंग दैट दे आर इन्फीरियर टू द मशीनरीज, यानी मशीनरीज की वैल्यू कहीं ना कहीं लेबर से ज़्यादा दी जा रही है रेशनलाइजेशन के अंडर में, ऐसा कहना है वर्कर्स का. क्लियर हो गई बात? सो लेसर इम्पोर्टेंस, अटैच लेसर इम्पोर्टेंस. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, फियर ऑफ एडवर्स वर्किंग कंडीशन. फियर ऑफ एडवर्स वर्किंग कंडीशन. फियर ऑफ एडवर्स वर्किंग कंडीशन. इसका मतलब ये है कि वर्कर्स को ऐसा लग रहा है कि रेशनलाइजेशन में मॉडर्नाइजेशन और एक्सपेंशन प्रोग्राम बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन वर्कर्स को जो प्रॉपर एडिक्वेट वर्किंग कंडीशन मिलना चाहिए, जैसे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, फिर उनको एक बोल सकते हैं ना कि प्लेस या फिर रेस्ट रूम्स की फैसिलिटीज़, ये सब जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो उनको प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा है. ठीक है, बल्कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे स्टैच्यू और बहुत सारे प्रोविजंस निकाले हैं वर्कर्स के प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन स्टिल जो है वो कहीं ना कहीं वर्क नहीं कर रहा है वर्कर्स के लिए, ऐसा वर्कर्स को लगता है. ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट की कौन कौन से पॉलिसीज़ है, बहुत कौन कौन से एक्ट हैं, जैसे आपके एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट है, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है. ये सारे होने के बावजूद कहीं ना कहीं वर्कर्स को ऐसा लगता है कि दे आर नॉट एबल टू गेट द प्रॉपर इम्पोर्टेंस एंड वर्किंग कंडीशन. ठीक है, सो ये आपका जनरल, ये सारे आपके क्या हो गए? क्रिटिसिज्म बाय द वर्कर्स, यानी कि वर्कर्स यानी जो जॉब कर रहे हैं वहाँ उनके द्वारा क्रिटिसिज्म. क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट पॉइंट इज, लिखिए जनरल क्रिटिसिज्म. जनरल क्रिटिसिज्म. जनरल क्रिटिसिज्म. जनरल क्रिटिसिज्म. जनरल क्रिटिसिज्म क्या है? ध्यान दीजिएगा.
कि क्रिएशन ऑफ मोनोपोलीज, इट हैज बीन ऑब्जर्व कि रेशनलाइजेशन में क्या होता है ना कि बर्थ टू मोनोपोलीज, मोनोपोलीज का मतलब समझते हो क्या होता है, कुछ ही लोगों का राइट होना। जैसे कैसे अगर आप बात करें हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम की, तो सैमसंग और एप्पल का एक तरीके का मोनोपोली हो गया मार्केट में, कह सकते हैं ना, उनका ही चल रहा है, ब्रांड चल रहा है। सो जो आपका मोनोपोलीज यहाँ पर क्रिएट होता है, इसमें आपके रेशनलाइजेशन में मोनोपोलीज की वजह से क्या हो रहा है ना कि एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है कंज्यूमर के साथ। यानी कि कुछ इंडस्ट्री ने रेशनलाइजेशन अडॉप्ट किया, मान लो XYZ एक इंडस्ट्री है, उसने रेशनलाइजेशन अडॉप्ट किया। अब उन्होंने इतना ज़्यादा प्रोडक्शन किया, इतना बेटर क्वालिटी का प्रोडक्शन किया कि उनके जैसे बाकी इंडस्ट्रीज बन ही नहीं पाए, उनके जैसे इंडस्ट्रीज मार्केट में टिक ही नहीं पाए। तो ऐसे सिचुएशन में उनका क्या हो जाएगा, मोनोपोली। और जब मोनोपोली क्रिएट होगा ना, तो वहाँ पर कंज्यूमर के पास ऑप्शन क्या हो जाएंगे, कम ऑप्शन हो जाएगा। वहीं पर सिचुएशन क्या होगा, कंज्यूमर से प्राइस कितना ज़्यादा लेना शुरू करेंगे, हाई प्राइस। अच्छा, इसका बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है, आप क्वालिटी और आपके जैसा सर्विस कोई प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहा है, वहीं आपका मोनोपोली क्रिएट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है कि जनरल अगर हम बात करें क्रिटिसिज्म में, तो कहीं ना कहीं रेशनलाइजेशन लीड्स टू क्रिएट द मोनोपोलीज इन द मार्केट। दैट्स वाई दे आर चार्जिंग हाई प्राइस फ्रॉम द कंज्यूमर। बल्कि रेशनलाइजेशन तो पॉजिटिवली चलता है कि ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, कम मार्जिन में प्रोडक्ट को बेचेंगे, ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन हो क्या रहा है, बेसिकली मोनोपोलीज क्रिएट हो रहा है। आगे बस समझ में। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, फर्स्ट में लिखो क्रिएशन ऑफ मोनोपोलीज। जनरल क्रिटिसिज्म है, जनरल क्रिटिसिज्म, नॉर्मल क्रिटिसिज्म, इट इज नॉट गिवन बाय द वर्कर्स और एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये आपका जनरल क्रिटिसिज्म है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए क्रिएशन ऑफ मोनोपोलीज, क्रिएशन ऑफ मोनोपोलीज हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, डेंजर्स ऑफ बिग बिजनेस, डेंजर्स ऑफ बिग बिजनेस, डेंजर्स ऑफ बिग बिजनेस। अब रेशनलाइजेशन क्या कर रहा है, व्हाट रेशनलाइजेशन इज डूइंग, रेशनलाइजेशन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ बिग एंड पावरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस इंडस्ट्रियल यूनिट। यानी कि आपकी इंडस्ट्री में रेशनलाइजेशन था, आपकी इंडस्ट्री बेनिफिशियल थी, बिल्कुल प्रॉफिट में चल रही थी, और आपने एक और बड़े इंडस्ट्रीज के साथ कंबाइन कर लिया खुद को। जैसे कि मान लीजिए कि बहुत बड़े आपने इंडस्ट्री के साथ खुद को कंबाइन कर लिया, अब आप सुपर पावरफुल क्या बन गए, इंडस्ट्री बन गए। तो रेशनलाइजेशन जो है इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ बिग एंड पावरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस इंडस्ट्रियल यूनिट। और कई बार वो बिजनेसेस इतने ज़्यादा बड़े हो जाते हैं कि दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, एंड इसी वजह से जो एग्जिस्टेंस है छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स का, स्मॉल इंडस्ट्रीज का, वो एडवर्सली इफेक्ट होता है इन जायंट आपके इंडस्ट्री के द्वारा, बड़े इंडस्ट्रीज के द्वारा, और जिसकी वजह से आपका मास एक्सप्लॉयटेशन वर्कर्स के साथ, कंज्यूमर फेवरेटिज्म, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स, डिफ़िकल्टीज ऑफ कंट्रोल, ब्लैक मार्केटिंग और बहुत सारे सोशल एविल रेज हो जाते हैं। आ गई बात समझ में, पॉलिटिकल सिनारियो भी रेज हो जाता है। क्लियर हो गई बात। तो ये सारा आपका किस में आएगा, डेंजर ऑफ बिग बिजनेस। Because of rationalization, our business will be grow. Later on, it might be possible it is going to combine with other big industry, and once it will combine with big industry, then the two big industry basically create the super big or powerful industry, and somehow it will lead to the raise of so many social evil such as black marketing, political scenario, political situation भी political way में भी उसमें indulge हो गए लोग, समझ रहे हो ना। सो दिस रेस टू बेसिकली इंक्रीजिंग द सोशल एविल। क्लियर हो गई बात। अच्छा, तुम लोग में से प्रॉब्लम ऑफ ओवर प्रोडक्शन, द नेक्स्ट क्रिटिसिज्म इज प्रॉब्लम ऑफ ओवर प्रोडक्शन। यानी कि रेशनलाइजेशन लीड्स टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन, बट समटाइम इट माइट बी पॉसिबल दैट इट लीड्स टू ओवर प्रोडक्शन। जितना मार्केट में डिमांड नहीं उतना ज़्यादा प्रोडक्शन कर दिया, so it leads to the overproduction as well. So problem of overproduction. Next point, adverse effect on cottage and small scale industries. adverse का मतलब negatively, adverse effect on cottage and small scale industries.
एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, बिकॉज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैसे होते हैं आपके, छोटे से एक आध प्रोडक्ट के साथ डील कर रहे हैं, या फिर हैंडीक्राफ्ट मटेरियल बना रहे हैं, या फिर हैंडलूम है, साड़ी वाड़ी बना रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में बड़े इंडस्ट्रीज जिनके पास मशीनरी ज़्यादा है, प्रोडक्शन टाइम कम है, प्रोडक्शन हाई है, कॉस्ट लो है, तो ऐसे केस में आपके छोटे मोटे जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो गांव में हैं, रूरल एरियाज़ में हैं, टाउन में हैं, कॉटेज इंडस्ट्री या फिर जो आपके घरेलू यानी बिजनेस, फैमिली बिजनेस है, आपकी छोटे मोटे इंडस्ट्रीज़ हैं, आपके घर के ही इंडस्ट्रीज़ हैं जो आपके एंसेस्ट्रल चलाते चल रहे हैं, जैसे कॉटेज इंडस्ट्रीज़। तो ऐसे इंडस्ट्रीज़ में इस चीज़ का क्या इफेक्ट पड़ेगा, एडवर्स इफेक्ट। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट पॉइंट, ये सारे क्रिटिसिज्म हो गए आपके, जनरल क्रिटिसिज्म बाय द वर्कर्स एंड क्रिटिसिज्म बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज बिजनेस कॉम्बिनेशन। लिखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या होता है? अच्छा देखो, ध्यान देना एक बात, एक होता है मर्जर, एक होता है एक्विजिशन और एक होता है जॉइंट वेंचर। ये तीनों टर्म सब लोगों ने सुना है, जॉइंट वेंचर, मर्जर एंड एक्विजिशन। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि जॉइंट वेंचर में जो दो कंपनी आपस में मिल जाती हैं लेकिन दोनों का शेयर, प्रॉफिट, नाम सब इक्वल होता है, तो इसको हम कहते हैं जॉइंट वेंचर। अर्लियर द हीरो होंडा अडॉप्टेड दैट सी, ठीक है, हीरो होंडा पहले था लेकिन अब वो दोनों अलग हो चुके हैं, ठीक है, बट अर्लियर दे वर स्टार्टेड वर्किंग लाइक अ जॉइंट वेंचर एंड दे बेसिकली डूइंग द इनोवेटिव वर्क्स एंड दे स्टार्टेड सेलिंग द प्रोडक्ट इन जापान मार्केट एज वेल एज इन इंडियन मार्केट, क्योंकि होंडा जो है जापानीज, अब मारुति सुजुकी, ठीक है। तो ये जो भी आपके जॉइंट वेंचर होते हैं या तो वो कुछ समय के लिए होते हैं, कुछ टाइम के लिए होते हैं, कुछ टाइम के लिए उनका अग्रीमेंट होता है, ठीक है, और वो किसी भी टाइम पर उस अग्रीमेंट को क्या कर सकते हैं, ब्रीच कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हैं। तो दैट इज ऑल द थिंग्स आर रिटन इन द एग्रीमेंट, लिखा हुआ होता है, ठीक है। अब ये तो जॉइंट वेंचर हुआ, यहाँ पर नाम भी दोनों यूज हो रहा है, हीरो भी यूज हो रहा है, होंडा भी यूज हो रहा है, क्लियर। नेक्स्ट इज मर्जर। मर्जर का मतलब क्या होता है, जैसे बड़ी कंपनी जो है, मतलब जो मर्ज मतलब हो जाता है मिल जाना, यानी एक कंपनी, छोटी कंपनी बड़े कंपनी के साथ क्या हो गई, मिल गई, मर्ज हो गई, ठीक है, तो उसको कहते हैं मर्जर, मिल गई। अब मिलने के बाद जो बड़ी कंपनी वो अपना नाम को यूज कर रही है, छोटी कंपनी उसमें ही क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एक्विजिशन या एक्वायर। एक्वायर का मतलब होता है जब बड़ी कंपनी ने छोटी कंपनी का 51% शेयर ले लिया, आई बात समझ में, यानी आपने उसको एक्वायर कर लिया, आपने उसको खरीद लिया। अब वो जो कंपनी, छोटी कंपनी है ना, वो आपकी सब्सिडियरी कंपनी की तरह काम करेगी, यानी आपके अंडर में वो काम करेगी। क्लियर हो गई बात। तो ये सारे कंसेप्ट बिजनेस कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है। बिजनेस कॉम्बिनेशन का मतलब है कि जब दो कंपनीज आपस में मिलती हैं और उसके बाद वो बिजनेस स्टार्ट करती है, बिजनेस चलाती हैं। क्यों ऐसा होता है, कई बार कट थ्रोट कंपटीशन होता है मार्केट में बहुत हाई, ऐसे केस में आपकी कंपनी बहुत छोटी है और वो मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाएगी, तो ऐसे सिचुएशन को देखते हुए दूसरे कंपनी के साथ क्या हो जाता है, वो मर्ज हो जाता है, एक्वायर, कंबाइन हो जाता है और वो मिल करके मार्केट में प्रोडक्ट को सेल करता है, ठीक है। या तो आपकी कंपनी नई नई आई है और मार्केट के साथ वो बहुत ही लॉस में है, तो ऐसे सिचुएशन में भी आप कंबाइन कर लेते हो बिजनेस को, या तो सुपर पावरफुल बनने के लिए भी आप कंबाइन कर लेते हो। तो ये सारे बिजनेस कॉम्बिनेशन हुए। टाइप्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन भी करवाऊंगी। सबसे पहले लिखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या है, इसको लिखो, लिखो बिजनेस कॉम्बिनेशन इज डिफाइंड एज, बिजनेस कॉम्बिनेशन डिफाइंड एज, एक मिनट, ऑनलाइन क्लास सबको समझ आ रहा है बेटा, एवरीवन, सबको क्लियर है कंसेप्ट? यस मैम, ठीक है, ठीक है। अ बिजनेस कॉम्बिनेशन इज डिफाइंड एज अ transaction or other event in which an acquirer का मतलब जो एक्वायर करेगा, और अदर इवेंट इन विच एन एक्वायरर, ब्रैकेट में लिखिए एन इन्वेस्टर एंटिटी, जो इन्वेस्ट कर रहा है दूसरे को खरीद करके। तो मर्जर
एक्विजिशन, ज्वाइंट वेंचर, सब बिजनेस कॉम्बिनेशन में ही आएगा, ठीक है। विच एन एक्वायरर एंड इन्वेस्टर एंटिटी, ब्रैकेट में लिखिए, ऑब्टेन्स कंट्रोल ऑफ वन और मोर बिजनेसेस, ऑब्टेन्स कंट्रोल ऑफ अनदर बिजनेसेस लिख सकते हो, या वन और मोर बिजनेसेस। अ बिजनेस कॉम्बिनेशन is defined as a transaction or other event in which an acquirer, bracket में लिखिए an investor entity, obtains control of one or more businesses या फिर another businesses, ठीक है। अब आगे बिजनेस कॉम्बिनेशन जो होगा वो कंपनी के लिए बहुत अच्छा तरीका है ग्रो करने के लिए, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, एक्सपेंशन के लिए, ठीक है। और एक अच्छे मतलब कह सकते हैं ना कि दूसरे कंपनी का रिनाउंड नाम को भी यूटिलाइज करने का बहुत अच्छा तरीका है बिजनेस कॉम्बिनेशन। जब आप मार्केट में वीक हो रहे हो तो अच्छे कंपनी के साथ जुड़ोगे तो उस कंपनी का नाम से आपको भी क्या होगा, फायदा होगा, है ना। तो इन शॉर्ट आपने नोटिस भी किया होगा कि बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है जो सब्सिडियरी कंपनी अपने नाम को यूज करती है, जैसे कि हल्दीराम बहुत नामी है ना, तो प्रभु जी जो है दैट इज अ सब्सिडियरी ऑफ हल्दीराम, पता होगा तुम लोगों को। प्रभु जी इज द सब्सिडियरी ऑफ हल्दीराम। जो हल्दीराम को सोन पापड़ी खाते हो इतने अच्छे से, दैट इज एक सस्ता आता है, एक प्योर हल्दीराम का आता है। जो सस्ता आता है ना, जो एक पे एक फ्री, दैट इज उसमें देखना लिखा होता है प्रभु जी। सो दैट इज अ सब्सिडियरी कंपनी। एंड प्रभु जी जो था अर्लियर मतलब वो एक अलग में था, लेकिन वो एक सब्सिडियरी पार्ट की तरह स्टार्ट किया गया है हल्दीराम के द्वारा। उसमें सस्ता थोड़ा प्रोडक्ट मिलता है कंपैरेटिवली टू हल्दीराम। जैसे आप लोगों को मैं बताती हूँ, अमेरिकन टूरिस्टर है, अमेरिकन टूरिस्टर का एक सब्सिडियरी कंपनी कैमलिएंट, नाम सुना है? वो अमेरिकन टूरिस्टर के अंडर में ही सेल होता है। तो यहाँ अमेरिकन टूरिस्टर का नाम को यूज कर रहा है सब्सिडियरी कंपनी के लिए, लेकिन वो कंपैरेटिवली सस्ता होता है। तो थोड़ा कहते हैं ना कि एक सस्ता ब्रांड के नाम पे सब्सिडियरी कंपनी शुरू कर देना। तो यहाँ पर बिजनेस कॉम्बिनेशन इज अ टर्म जहाँ पर हम बड़ा साइज करना चाहें बिजनेस का, ग्रोथ करना चाहें, एक्सपेंशन करना चाहें, ब्रांड नेम को यूटिलाइजेशन करना चाहें रिकॉग्नाइज्ड और रिनाउंड ब्रांड का, तो दैट इज अ गुड ऑप्शन। अब बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या है ये तो लिख लिया, टाइप्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे तो एक दो बिजनेस कॉम्बिनेशन जो इंडिया में हुआ है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। एनीवन हैव एनी डाउट? सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।